नमस्कार और आपका स्वागत है फाइन लर्निंग पर। आज फंडामेंटल राइट्स चैप्टर फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत हम शुरू कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स, बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये भारत के संविधान के पार्ट 3 में आता है। ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पीछे हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के, इनका शुरुआत हो जाता है आर्टिकल 12 और वो जाता है आर्टिकल 35 तक। तो हमारे फ्रेमर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिनको ये आइडिया आया कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, यानी हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है वो होना ही चाहिए भारतीय संविधान में। तो ये आइडिया हमने लिया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अगर मॉडर्न डे में कहें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से ये विचार आया है। अमेरिका के संविधान या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसको बिल ऑफ राइट्स के तौर पे जाना जाता है। तो अगर प्रश्न उठे कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट अमेरिकन संविधान के किस राइट को या किस राइट से लिया गया है, वहाँ जवाब होगा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भारत के फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। भारतीय संविधान में इसे मैग्ना कार्टा के तौर पे भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा इतिहास का एक चैप्टर है जहाँ पहली बार राइट्स ऑफ मैन के तौर पे बात किया गया था। पहली बार जो जाति है मनुष्य की, उसे लिखित तौर पे कोई अधिकार दिया गया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा से ही एक प्रभावित रूप आप कह सकते हैं कि मॉडर्न डे फंडामेंटल राइट्स का वो एक रूप है जो पुराने समय में पहली बार मैग्ना कार्टा के तौर पे सामने आया था। अब बात करें कि ये है क्या फंडामेंटल राइट, तो ये एक लिस्ट है, ये एक पर्ची है, एक नियम है, या कहिए कि बहुत सारे जो विधि विधान है, रूल्स है, जो आपको ये बताते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री क्या अधिकार हैं आपके, क्या अधिकार है मेरे। पर कोई अधिकार तब तक ही अधिकार रहता है जब तक उस अधिकार के ऊपर अगर कोई आपका अधिकार छीने तो आप उसके लिए एक जस्टिस की अपेक्षा करते हैं कि अगर अभी आपका कोई अधिकार ले ले या कोई आपको आपका अधिकार ना दे, क्या आपको जस्टिस मिलेगा टू द लॉस ऑफ योर राइट। जो राइट आपने खोया उसके अगेंस्ट में अब आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि जो आपका अधिकार था वो आपको मिला नहीं, तो क्या जस्टिस मिलेगा। जस्टिस ही अगर ना मिले तो वो अधिकार ही क्या हुआ। जैसे घर में अगर आपको कई बार कहा जाता है कि तुम्हारा जो ये एक टुकड़ा है मिठाई का वो तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है उस पर अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन उसे छीन के खा ले तो क्या, तब या तो आपकी मम्मी पापा स्ट्रिक्ट हैं तो बड़े भाई बहन की कुटाई हो जाएगी, जिसे देख के आपको थोड़ा बहुत संतोष मिलेगा कि चलो मेरा अधिकार किसी ने छीना, बदले में उसकी थोड़ी कुटाई ही सही, कुछ तो रिजल्ट आया। या फिर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आपको और मिठाई या जो क्वांटिटी लॉस हुआ है उससे अधिक मात्रा में मिठाई तो ज़रूर मिले। तो ये कुछ डिमांड्स होंगी आपकी जो आप अपने राइट के अगेंस्ट चाहेंगे, यानी आपका जो राइट है, जो आपका अधिकार है, वो जस्टिसिएबल होना चाहिए, उस पर एक न्याय व्यवस्था कार्य करनी चाहिए। भारत में भी यही है, आपका जो फंडामेंटल राइट भारत में आपको मिलता है वो एक इलेबोरेट लिस्ट ऑफ योर राइट्स है। आपके अधिकारों का बहुत लंबा चौड़ा एक लिस्ट है जो कि जस्टिसिएबल है। यानी कल को अगर आपका राइट स्टेट या किसी भी तरीके से स्टेट के किसी एंटिटी के द्वारा अगर आपका राइट छीना जाता है, देन यू कैन सीक जस्टिस। आप न्याय की अपेक्षा कर सकते हैं, आप अपने जस्टिस के थ्रू दोबारा ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके राइट्स को वापस स्थापित इस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किया जाता है हमारे संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के। दैट मीन्स इट इज़ इक्वली अवेलेबल ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। साथ ही साथ ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। जो मेजर इसका आइडिया समझे हम, फंडामेंटल राइट का जो मेजर आइडिया है वो है टू प्रमोट इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक सम्मान हर व्यक्ति को मिले, एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जो मुख्य तौर पे देश का जिसमें फ़ायदा हो ऐसे कार्य को प्रमोट किया जाए, एंड यूनिटी ऑफ नेशन को भी प्रमोट किया जा सके। ये जो मेजर एक फैक्टर फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो देश में नागरिकों को गारंटी किया जाता है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के अपने भी कुछ प्रमोशनल व्यूज़ हैं। जैसे फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सेंस कि जो व्यवस्था है भारत में, आपके राइट्स को ज़्यादा खतरा किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है। दूसरे व्यक्ति से तो कोर्ट वोट एक सिस्टम है, पर क्या हो जो लॉ बना रहे हैं उन्हीं से आपके राइट्स को खतरा हो। फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं आपको उनके अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और आप अपने आप को प्रोटेक्टेड जब लॉ मेकर्स से प्रोटेक्टेड पाते हैं, देन यू रियली फाइंड योर सेल्फ इन अ सेफ स्पॉट, जहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो लॉ बनाने वाले सबसे ताकतवर लोग हैं, अधिकारी हैं, अगर उनसे आप प्रोटेक्टेड हैं, उनसे कोई बचाने वाला आपको है, तब जाके आप उनके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर उनसे ही आप प्रोटेक्टेड नहीं है फिर तो आप कहेंगे रहने दे भाई,
मुझे कोई राइट वाइट नहीं चाहिए, क्या हो क्या कहाँ मैं यूज़ करूँगा। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द स्टेट एंड स्टेट एंटिटीज़, जो इसमें अधिकारी वगैरह सब आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट ही इसलिए कहा गया क्योंकि इसको गारंटी दिया गया है कि नहीं ये फंडामेंटल राइट है, गारंटीड है, और इसको संविधान ने व्यवस्था बनाई है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ फंडामेंटल। एक और कारण इसे फंडामेंटल इसलिए कहा गया कि इट इज़ मोस्ट नेसेसरी। फंडामेंटल इज आइडिया, इज अ सब्जेक्ट विच सेज कि नहीं ये तो होना ही चाहिए। दैट्स व्हाई द टर्म फंडामेंटल इज यूज्ड। तो फंडामेंटल का अगर आप मतलब देखेंगे तो फंडामेंटल का मतलब जो निकल के आता है वो ये कि ये बहुत ज़रूरी है ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। अगर कोई व्यक्ति तरक्की करना चाहता है मानसिक, शारीरिक, आपने आर्थिक तौर पर, तो इन सबों के लिए फंडामेंटल राइट्स को जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स चाहिए व्यक्ति को तरक्की करने के लिए, जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करने के लिए। तो ये थे मुख्य तौर पे एक फंडामेंटल राइट का जो व्यू पॉइंट है कि क्यों फंडामेंटल राइट है, क्या है फंडामेंटल राइट, क्या प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट, आपको किसके खिलाफ मिला है, आपको क्यों मिला है, ये सारी बातें फंडामेंटल राइट की यहाँ थी। आइए ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट हो गया। अब हम फंडामेंटल राइट ही क्या है इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। आज इसका एक ओवरव्यू लेके आगे बढ़ते हैं। तो ओरिजिनली अगर देखिए यानी शुरुआत में हमारे संविधान में हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। 7 फंडामेंटल राइट्स जो नागरिक के जो राइट्स हैं मुख्य तौर पे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसे मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। पहला है राइट टू इक्वालिटी। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जिसका आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 वो आर्टिकल 18। उसके बाद बारी आती है राइट टू फ्रीडम की। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। उसके बाद बारी आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई आपका गलत इस्तेमाल ना करे, आप किसी के गलत बहकावे में बहका के आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24, दो आर्टिकल्स 23 एंड 24 बेसिकली। उसके बाद है भारत में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के लिए भी आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप जो धर्म मानना चाहे मानिए। ये है आर्टिकल 25 से 28 तक। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी शिक्षा और आपका जो कल्चर है, जो आपका जीवन शैली है, उसको भी प्रिजर्व करने का जो अधिकार है वो भारत का संविधान हर व्यक्ति को देता है। उसके बाद जो छठे नंबर पे था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30, दो आर्टिकल्स इसके भी थे 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। छठे नंबर पे था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आपको आपके संपत्ति का अधिकार है, और ये था आर्टिकल 31 में, जिसे बाद में फंडामेंटल राइट से हटाकर जो फंडामेंटल राइट न रख करके इसको बस एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया है। तो आर्टिकल 31 मौजूदा तौर पर डिलीटेड है। 7वें नंबर पे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है तो ये जस्टिस देगा, तो संवैधानिक तौर पे आपको जस्टिस मिलना चाहिए, और इसी के लिए जो इसका 7वां भाग है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी संवैधानिक तौर पे आपको इसका एक अगर यू लूजेज योर, या अगर आप अपना फंडामेंटल राइट देखते हैं कि कोई मिसयूज़ कर रहा है या आपको आपका फंडामेंटल राइट दिया नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? जी नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की हो जाएंगे, विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू द कोर्ट। और जब आप कोर्ट जाते हैं तब आप अपने अधिकारों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक है से था हो गया है, विच इज़ राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, विच इज़ नाउ अ लीगल राइट। इसको लीगल राइट बनाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान, जो बाद में आर्टिकल 300A के अंतर्गत लीगल राइट बना, और 300A आपको पार्ट 12 में मिलेगा। ये था ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट के हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स यानी उसके मुख्य तौर पे जो खासियत उसी से जुड़ा हुआ है वो फीचर्स। पहला फीचर हम ये जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के नागरिकों के लिए भी है और कुछ फंडामेंटल राइट्स विदेशियों के लिए, यानी एलियंस, फॉरेन एलियंस जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद अगला फीचर जो लक्ष्मीकांत में बताया गया है वो है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। एब्सोल्यूट होता है यानी हर कंडीशन में आपके साथ है, क्वालिफाइड होता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। तो ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट को भी इतना नहीं सीरियसली ले लेना है। भारत में उस पर भी बड़े कंट्रोलिंग मेजर्स रखे गए हैं, नहीं रखे जाते तो इतने बड़े आबादी में लोग इसका गलत इस्तेमाल करने का भी तरीका और जुगाड़ लगा ही लेंगे। दैट्स वाई देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सो इट इज़ नॉट क्वालिफाइड, यानी ये बिल्कुल हमेशा आपके साथ एकदम हर हालत में नहीं होगा। सॉरी, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज़ क्वालिफाइड, यानी ये हर वक्त नहीं होगा, बट देयर इज चांसेस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। नाउ थर्ड फीचर विच वी टॉक अबाउट इज इट इज़ अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट, या फिर जो स्टेट से जुड़े हुए अन्य कोई बॉडीज़ हैं जो स्टेट के लिए काम करती हैं। तो अगर ये कोई भी गलत कदम आपके खिलाफ उठाते हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? आपके फंडामेंटल
राइट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो भी राइट्स आपके आगे पढ़ेंगे कौन कौन से राइट्स अगेंस्ट स्टेट है और कुछ राइट्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स भी होते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द राइट्स विच आर प्रेजेंट अगेंस्ट स्टेट एंड व्हाट आर द राइट्स विच आर प्रेजेंट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, तो आप ये देखिएगा कि जो राइट्स आपको स्टेट से बचाते हैं वो राइट्स आपको इंडिविजुअल से फंडामेंटल राइट के तौर पे नहीं बचाएंगे। आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स अगर कोई आपको स्टेट से बचाने के लिए मिला है वहाँ किसी आप जनरल इंडिविजुअल को आप उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हमारा अगला फीचर हमें बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टर के बारे में। इसके कुछ कैरेक्टर्स इसको नेगेटिव रूप देते हैं। नेगेटिव रूप यानी स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन की बात की जाती है, ये काम आपको नहीं करना है। तो जब काम नहीं करना है दैट शोज नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव फॉर्म दिखाता है उस रूप का। वहीं कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स जो स्टेट को कहता है कि ये काम आपको नागरिक के लिए करना है, तो जब करना है देन इट शोज द पॉजिटिव साइड, और जब नहीं करना है देन इट शोज द नेगेटिव साइड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये तो आप जान ही चुके हैं कि एक फीचर जो हमारे फंडामेंटल राइट का है वो है अबाउट जस्टिस, यानी हमारा फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल है, जो कि कोर्ट के द्वारा अगर आपका फंडामेंटल राइट मिसयूज हो रहा है तो कोर्ट आपको उसको वापस इस्टेब्लिश या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में आपकी मदद करेगी। सो योर फंडामेंटल राइट का अगला फीचर जो आएगा वो है कि ये इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड इट इज़ गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड इट इज़ गारंटीड डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई मिसयूज करता है तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, which also means that Supreme Court is guardian to your fundamental right। तो आपके फंडामेंटल राइट का गार्डियन सुप्रीम कोर्ट है। वैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी गार्डियन है, बट डेफिनेटली इट हेल्प्स, इट एक्ट्स लाइक अ वॉचडॉग, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसको छुआ या बदला नहीं जा सकता है, इसको बदला गया है। इट इज़ नॉट परमानेंट, यानी इसमें अगर संविधान चाहे और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर उसको भी लगता है कि ये उचित है बदलाव, देन इन सच केस there is possibility, it is possible to bring some change in fundamental rights also। आर्टिकल 31 के साथ यही हुआ। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट के बारे में ये भी कहता है they can be suspended, जो कंडीशन में अवेलेबल नहीं होगा। भारत में इसके लिए खास विधि विधाएं नियम है, आर्टिकल्स हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस कंडीशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स या मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है फॉर सर्टेन टाइम। मोस्टली ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान ऐसा किया जाता है, बट इसका एक्सेप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21, आगे हम पढ़ेंगे। अभी भी जान लेना अच्छा है कि आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आप कोई भी ऑफेंस करें, ऐसा नहीं हुआ कि आपको बस जेल डाल दिया जाएगा, इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट, विच मीन्स यू विल गेट योर लीगल हियरिंग। वहीं आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कोई भी कंडीशन हो, किसी व्यक्ति की जीवन के साथ या उसके संपत्ति को मिसयूज करने का अधिकार किसी को नहीं देता है। दैट्स वाई इन एनी केस आर्टिकल 20 एंड 21 इज मोर लाइक अनटचेबल। इसको आप छू नहीं सकते हैं, इसको आप जल्दी इसको मिसयूज नहीं किया जा सकता। सो इन एनी केस आर्टिकल 20 एंड 21 लिव्स। साथ ही साथ आप अगर और इसको डीप में पढ़िएगा, जैसे आर्टिकल 31 को हटाया गया है, बट आर्टिकल 31 के कुछ सब आर्टिकल्स थे वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटल राइट में एज अ कंट्रोल टू द फंडामेंटल राइट। तो आप ये भी देखते हैं कि इसका जो फंडामेंटल राइट का ऑपरेशन है ये भी लिमिटेड है। आइए देखते हैं। जैसे एक आर्टिकल है 31A करके, जो ये कहता है कि कोई भी लॉ, जब राज्य कोई ज़मीन कोई भूमि अधिग्रहण करना चाहेगी तो आर्टिकल 31A सरकार को इससे प्रोटेक्ट करती है, यानी सरकार जवाबदेह नहीं है, आपका राइट कंट्रोल्ड है। तो दैट्स वाई 31 जो आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको भी हटाया गया इसी को स्कोप देने के लिए। साथ ही साथ 31B है एक आर्टिकल जो कि ये कहता है कि अगर कोई भी एक्ट या सरकार के द्वारा लाया गया लॉ अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो इट इज़ सेफ गार्डेड, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई बोथ फंडामेंटल राइट एंड द कोर्ट। तो ये तो नियम है। साथ ही साथ आर्टिकल 31C ये बात करता है कोई भी ऐसा लॉ जो कि अगर भारत सरकार या राज्य सरकारें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए लेके आती हैं तो वो भी फंडामेंटल राइट से अलग मानी जाएंगी। यानी फंडामेंटल राइट को अगर वो विरोध में है, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हम कोई लॉ लाएं और कहीं ना कहीं कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है फंडामेंटल राइट से, इन सच केस DPSP को ज़्यादा तरजीह या इंपॉर्टेंस दी जाएगी, या एटलीस्ट कोर्ट का ये कहना है कि वी विल ट्राई टू मेक द बैलेंस एज द कंट्री इज रनिंग ऑन बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज वेल। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये जो लॉ है ये आर्मी के ऊपर कंट्रोल में लगता है, या जो हमारे फोर्सेज हैं उनके ऊपर सारे फंडामेंटल्स लागू नहीं होते। सारे फंडामेंटल राइट्स जैसे एक नागरिक को मिलते हैं वैसे उन्हें नहीं मिलता, बस इतना ही चाहिए। साथ ही साथ एक और फीचर कि एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाई मार्शल लॉ इज इन फोर्स। जब आर्मी का रूल अगर कंट्री पे किसी वजह से लगता है, इन केस ऑफ वॉर और एनीथिंग, जो इंडिया में आज तक ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ है और आगे भी ना होने की संभावना है,
हम ईश्वर से आशावान रह सकते हैं। तो एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाई मार्शल लॉज इन फोर्स, यानी इसका एप्लीकेशन रोका जा सकता है। किसका? फंडामेंटल राइट का, अगर देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है ऐसे केस में। अगला फीचर ये कहता है कि ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स तो डायरेक्टली इन्फोर्सिबल, यानी बस लिख दिया गया तो आज से ये एप्लीकेबल है। इस राइट टू इक्वालिटी, आप इक्वल हैं, इसमें क्या करना है। बट कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जिनके लिए सरकार को लॉ बनाना पड़ता है ताकि ये अप्लाई हो सके। जैसे राइट टू एजुकेशन, भारत सरकार ने लॉ बनाया है इसके ऊपर, तब जाके ये फंडामेंटल राइट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से बहुत से हैं जो देश में फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स हैं। मुख्य तौर पे मेजर फीचर्स या मुख्य तौर पे सारे लगभग फीचर्स हमने यहाँ कवर किए हैं। अगले भाग में हम फंडामेंटल राइट को डिटेल में देखना शुरू करेंगे विद देयर ईच वंस आर्टिकल। आर्टिकल 12 से शुरू होता है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 35 तक जाता है। कल या अगले वीडियो में हम अपने आर्टिकल 12 से फंडामेंटल राइट को पढ़ना शुरू करेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के वीडियो में। आप फंडामेंटल राइट को एक बार रिवाइज ज़रूर कर ले अपने बुक के थ्रू। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब ज़रूर करें।